गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू ओनली सक्सेस। आज मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फंडामेंटल राइट्स, यानी कि ये पॉलिटी का टॉपिक है। और ये ऐसा टॉपिक है जिसमें से कि एक सब्जेक्ट, यानी कि मैं राज्य व्यवस्था पॉलिटी की बात करूं तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लगभग 70 से 75% क्वेश्चन इसी से पूछता है। और ये टॉपिक इतना देखने में सरल लगता है कि बहुत ही ज़्यादा सरल है, लेकिन यदि मैं थोड़ा ट्विस्ट करके पूछूंगा किसी स्टूडेंट से बता नहीं पाएंगे। तो मैं उस लेवल से पढ़ाऊंगा कि एग्जाम आपका क्रैक हो। आजकल जो आज से लगभग 4-5 दिन पहले एनटीपीसी के जो एग्जाम हुए थे, उससे आपको पता लग गया होगा कि लेवल क्या आता है एग्जाम का। आजकल एग्जाम का लेवल क्या है, हम डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे, हम डीपली पढ़ेंगे, हम थोड़ा बुक से पढ़ेंगे, बुक से रिसर्च करके पढ़ेंगे, या मैं पढ़ाऊंगा। मैं जो अब आज पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी लगभग 3-4 बुकों का कॉम्बिनेशन है। वो क्या है जो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। आपको पढ़ने के बाद महसूस होगा कि हम जो फंडामेंटल राइट हमने जो पढ़े हैं या बुक से या कहीं और से, और जो मैंने पढ़ा है उनमें क्या अंतर है, ये आज आपको रियलाइज हो जाएगा। आज मैं इंट्रोडक्शन दूंगा फंडामेंटल राइट का, उसके बाद आर्टिकल 14 से मतलब आर्टिकल 12 से और 35 तक, यानी कि ये लगभग 5 से 6 वीडियो बनेंगे, एक वीडियो में ये टॉपिक नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कहाँ से लिए गए हैं, सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है कि ये कहाँ से लिए। आज से लगभग 4-5 साल पहले ये क्वेश्चन पूछा जाता था कि ये फंडामेंटल राइट कहाँ से लिए गए हैं, ये राइट्स कहाँ से लिए गए हैं। तो ये आपको पता है कि यूएस से लिए गए हैं। कहाँ से? ये यूएस से लिए गए हैं, ठीक है। ये भारतीय संविधान में किस जगह पर है? ये पार्ट 3 में है। कौन सी जगह पर है? ये पार्ट 3 में है। किस आर्टिकल से स्टार्ट है? ये 12 से 35 तक है। 12 से 35वें आर्टिकल तक है फंडामेंटल राइट। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछता है, ये है पॉइंट नंबर 4, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। इसको कहते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया क्यों कहते हैं, ये आज का लेवल है क्वेश्चन का। मैं यदि आपसे मैं क्वेश्चन पेपर बनाऊं तो मैं यही पूछूंगा कि मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं। उसमें 4 ऑप्शन दूंगा ना, और 4 ऑप्शन होंगे वो डिस्क्रिप्टिव टाइप, ठीक है। उसमें ये नहीं पूछूंगा कि मैग्ना कार्टा इस भारतीय संविधान के किस पार्ट को मैग्ना कार्टा कहते हैं, भाग 3 या फिर आर्टिकल 12 से 35, ऐसा कभी ये आज से 4-5 साल पहले का लेवल था, अब ये लेवल नहीं है। ये पूछेगा क्यों कहते हैं। तो चलिए डिस्कशन करते हैं मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं फंडामेंटल राइट्स को, ठीक है। तो ये मैग्ना कार्टा का मतलब ये होता है ब्रिटेन से। ये शब्द कहाँ का है? ये शब्द है ब्रिटेन का, ब्रिटेन का शब्द है, ठीक है। ब्रिटेन का शब्द है मैग्ना कार्टा। तो इसमें क्या होता है कि ये एक दस्तावेज का नाम है। किसका नाम है? दस्तावेज का नाम है, जिसका नाम क्या है? मैग्ना कार्टा, ठीक है। ये दस्तावेज क्या है? ये दस्तावेज है एक ब्रिटेन के सम्राट थे, सम्राट जॉन। सम्राट जॉन थे, उन्होंने एक दस्तावेज प्रस्तुत किया। कब किया? 1215 में। समझ में आ रहा है बात? ब्रिटेन के सम्राट सम्राट जॉन ने 1235 में एक दस्तावेज किया। वही दस्तावेज, कौन सा दस्तावेज? इसको मैग्ना कार्टा डिस्कशन कर रहे हैं, मैग्ना कार्टा। इन्होंने मैग्ना कार्टा एक प्रस्तुत किया। कब किया? 1235 में। लेकिन ये मैग्ना कार्टा है क्या भला? ये क्या है मैग्ना कार्टा? अच्छा, इसमें क्या होता है मैग्ना कार्टा में? मैग्ना कार्टा जनप्रतिनिधियों के बीच एक समझौता। ये किस किस के बीच? एक सम्राट जॉन प्लस जनप्रतिनिधियों, जनप्रतिनिधियों के बीच एक क्या है? एक समझौता है। क्या है? एक समझौता। तो इस समझौते में क्या क्या है? इस समझौते में जो जनप्रतिनिधि थे उन्होंने कहा था कि भैया हमको अधिकार दो,
हमको क्या दो, हमको एक, हमको जो हमारे राइट्स हैं उनको हमको दो। तो इस सम्राट ने, सम्राट जॉन ने, किसने, सम्राट जॉन ने इस दस्तावेज पर सिग्नेचर कर दिए, इस दस्तावेज पर सिग्नेचर कर दिए कि भैया आज से आपको क्या मिलेंगे, अपने अधिकार मिलेंगे। उसी अधिकार पत्र को, उसी जो बॉन्ड था, वह जो लिखित था, उसी को हम मैग्ना कार्टा कहते हैं, जिसके थ्रू ब्रिटेन के नागरिकों को अपने अधिकार मिले, अपना उनको राइट मिला, जिस पे कि किसने सिग्नेचर किए थे, सम्राट जॉन ने। ठीक है, तो ये रहा। तो आज आपको समझ में आया कि मैग्ना कार्टा क्या है, मैग्ना कार्टा क्या है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। ये फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, भारतीय संविधान में है ये क्या है, मूल अधिकार। मूल अधिकार है, ये क्या होते हैं, मोस्टली ये क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, ये कहां पर है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भाग 3 में है और 12 से 35 आर्टिकल में है। कहां से लिए गए हैं, ये लिए गए हैं यूएस संविधान से। कहां से लिए गए हैं, ये लिए गए हैं यूएस संविधान से। ठीक है, अब बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ये होते हैं 2 प्रकार के। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है भौतिक, कौन सा, एक होता है भौतिक, एक होता है नैतिक। भौतिक को कहते हैं फिजिकल और नैतिक को कहते हैं मोरल। ठीक है, ये होते हैं भौतिक, भौतिक मतलब फिजिकल, या फिर इसको और कह सकते हैं मटेरियल, इसको कह सकते हैं मटेरियल और मोरल। ठीक है, जैसे जैसे हम बात करें कि हमको सॉरी, हमको अपनी अर्थव्यवस्था में एक्टिविटी करने का अधिकार है, ठीक बात है। हमको अपनी राज्य व्यवस्था में अधिकार है, ठीक है। हमको कोई भौगोलिक अधिकार है, ठीक है। तो ये आते हैं आपका भौतिक, यानी कि मटेरियल। और मोरल, मोरल में क्या है, जैसे अभी हम सबको बताएंगे, जैसे कि हमारा मानसिक विकार, मानसिक विकास, और हमारा चारित्रिक विकास, ये आ गया हमारा नैतिक। ठीक है, यदि मैं पहले बात करते हैं भौतिक की। ठीक है, मुझे व्यवसाय करने का अधिकार है या नहीं है, है। मुझे व्यवसाय करने का अधिकार है। तो ये कौन सा हो गया, ये मैं अपने अपने घर के पालन पोषण के लिए कोई दुकान खोल सकता हूं, खोल सकता हूं भैया। ठीक है, और मैं कोई चुनाव लड़ सकता हूं, जी लड़ सकता हूं। मैं कहीं भी इंडियन ज्योग्राफी में जितना भी है मुझे संविधान ने दिया, वहां आवागमन की मुझे स्वतंत्रता है, हाँ जी है। तो ये हो गए भौतिक। अब बात करते हैं नैतिक। नैतिक क्या होते हैं, यानी कि मोरल क्या होते हैं भैया, मोरल क्या होते हैं, मोरल होते हैं, इसमें मैंने आपको बताया है मानसिक विकास। ठीक है, यदि बात करते हैं आर्टिकल 21 की, आर्टिकल 21 ये कहते हैं शिक्षा का अधिकार बच्चों को दिया जाएगा। तो जब बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया तो बच्चों का कौन सा विकास होगा, ये होगा मानसिक विकास। ठीक है, कौन सा विकास होगा, ये होगा मानसिक विकास। ठीक है, हमको अपना चारित्र, हमको अपना यानी कि चरित्र का भी विकास करना है। ठीक है, ये जैसे कि हम भी कहीं जा सकते हैं, कहीं घूम सकते हैं, हम हमारे चरित्र पर हम अपने मतलब हमारा जो मस्तिष्क है इसका विकास कर सकते हैं। तो ये होगा हमारा मानसिक और चारित्रिक विकास। ठीक है,
अब बात करते हैं कि राइट्स क्या होते हैं। ये राइट्स क्या हो, ये क्या बला है राइट्स, ये राइट्स क्या है, राइट से कितने प्रकार, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है यहाँ से कि ये फंडामेंटल राइट्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या है और लीगल राइट्स क्या है। बात करते हैं इस पे कि ये भैया फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, ये फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या होते हैं और लीगल राइट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो यदि हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की, यदि हम बात करते हैं, पहले बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स। ये क्या होता है ये फंडामेंटल राइट्स, ये फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, इसमें क्या है कि ये संविधान में है, लिखते जाइएगा इसको, इसको आप लिखते जाइएगा। ये क्या है, ये संविधान में है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, ये भाग 3 में है, संविधान में है और भाग 3 में है, उनको हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। ध्यान से सुनिएगा, संविधान में है और भाग 3 में है, उनको कहेंगे फंडामेंटल राइट्स। अब देखते हैं, अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या होते हैं, अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या होते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये संविधान में है, परंतु संविधान में, परंतु भाग 3 में नहीं है। संविधान में है लेकिन भाग 3 नहीं है, भाग 3 में नहीं है, संविधान में है लेकिन भाग 3 में नहीं है। इसका एग्जाम्पल है संपत्ति का अधिकार। कौन सा, यह है संपत्ति का अधिकार। इसको कहां पर रखा गया है, संपत्ति के अधिकार को, इसको रखा गया है 300A में। कहां रखा गया है, इसको रखा गया है 300A में। तो ये कौन सा है, ये है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इसको बोलते हैं संवैधानिक। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं संवैधानिक अधिकार, इसको बोलते हैं संवैधानिक अधिकार। ठीक है, अब तीसरे पे आता है लीगल राइट्स। अब तीसरे पे आता है आपका लीगल राइट्स, यानी कि कानूनी, विधिक या सांविधिक। इसके लिए ये लीगल राइट्स एक अलग है, हिंदी में इसके लिए क्या क्या है, इसके लिए है कानूनी अधिकार, इसका है और है विधिक और है सांविधिक। कानूनी, विधिक और सांविधिक, इसमें क्या है, सबसे ज्यादा समझने वाला है ये पॉइंट। ये क्या है, ये है कि ये संविधान में नहीं है। ये क्या है, ये संविधान में नहीं है, संविधान में ये नहीं है। ठीक है, और ना ही भाग 3 में है। जब संविधान में नहीं है तो ऑलरेडी भाग 3 में होगा ही नहीं। ठीक है, इसके स्रोत क्या है, इसका स्रोत है संसद का कानून। ये कहां से आते हैं, जब भाग 3 में नहीं है, संविधान में नहीं है, और कहां से आते हैं, तो इनका स्रोत है संसद। कि क्या है इसका स्रोत, इसका स्रोत है, इनको कौन प्रदत्त करता है, संसद द्वारा प्रदत्त होते हैं लीगल राइट, कानूनी अधिकार, विधिक अधिकार, चाहे सांविधिक अधिकार, कुछ भी कह लीजिए। ठीक है, जैसे जैसे कि महिलाओं को मैटरनिटी लीव का अधिकार, जैसे कि मैटरनिटी लीव महिलाओं को मिलेगी 26 वीक का, उनको मैटरनिटी लीव मिलेगी। किसने कहा है, उनका ये अधिकार है, उनका ये कॉन्स्टिट्यूशनल सॉरी उनका ये लीगल राइट्स है, कानूनी है, विधिक है, सांविधिक है। लेकिन आया कहां से, ये संविधान द्वारा प्रदत्त नहीं है, ये संसद ने कानून बनाया है, संसद द्वारा प्रदत्त है, उनसे ये इनको
मिला है, ये उनको मिला है। मैटरनिटी लीव का अधिकार महिलाओं को मिला है। तो इन ऐसे बोलते हैं लीगल राइट्स। तो चलिए देखते हैं शुरू से। ये है कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट किसको बोलते हैं? फंडामेंटल राइट्स में फंडामेंटल राइट्स किसको बोलते हैं? संविधान में है, भाग 3 में है। संविधान में है, भाग 3 में है, फंडामेंटल राइट्स हो गए। संविधान में है और भाग 3 में है फंडामेंटल। संवैधानिक क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का होता है, संविधान में है लेकिन भाग 3 में नहीं है। यानी कि जैसे कि 300A संपत्ति का अधिकार, ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। संवैधानिक अधिकार संविधान में है, भाग 3 में नहीं है, ये हो गया संवैधानिक। फिर आ गया लीगल राइट्स, कानूनी, विधिक या सांविधिक। न तो संविधान में है, जब संविधान में नहीं है तो ऑलरेडी भाग 3 में भी नहीं है। स्रोत क्या है इसका? संसद है, संसद द्वारा ये प्रदत्त किए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? मैटरनिटी लीव का अधिकार, जो कि महिलाओं को मिला हुआ है। मैटरनिटी लीव का अधिकार एक लीगल राइट्स है, जो कि संसद द्वारा कानून पास करके महिलाओं को दिया गया है। तो ये रहा आपके 3 तरह के राइट्स। अब थोड़ा इसको और क्लियर करते हैं इस क्वेश्चन से। मतदान का अधिकार कैसा अधिकार है? मैं जानता हूं कि कोई भी 70 से 80% एग्जाम में पूछता होगा, और इसको लगभग 50% बच्चे करेक्ट और 50% बच्चे इनकरेक्ट करके आते होंगे इसको, क्योंकि उनका फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं, पॉलिटी पढ़ा है, लेकिन विजन क्लियर नहीं है, उनका जो विजुअलाइजेशन वो क्लियर नहीं है। उन्होंने रट लिए हैं फंडामेंटल राइट, मतदान का अधिकार कहीं से पढ़ लिया है और उसमें 4 ऑप्शन होंगे, रट लिए, और वहां जाके इधर से उधर हो गए, मार दिया गलत टिक। और ये ध्यान रखिएगा, एक गलत क्वेश्चन आपको एग्जाम से बाहर कर सकता है। एक गलत हुआ एग्जाम से बाहर हो आप। और ऐसे क्वेश्चन, सरल क्वेश्चन जिनको सब कर रहे हैं उसको आप कर रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है। जिसको कोई नहीं कर पा रहा उसको आप कर रहे हो, आपका सिलेक्शन पक्का। जिसको कोई नहीं कर पा रहा उसको आप करेक्ट कर रहे हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जिसको सभी कर रहे हैं करेक्ट, उसको आप करेक्ट कर रहे हो तो आप सभी के लाइन में हो। लेकिन जिसको कोई नहीं कर रहा करेक्ट, उसको आप करेक्ट कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो मैं पढ़ाऊंगा, मैं कोई भी जीएस पढ़ाऊंगा, मैं एमसीक्यू भी दूंगा, ऐसा बात नहीं एमसीक्यू दूंगा, लेकिन उससे पहले आपका कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा मैं। उसके बाद आप एग्जाम में वही नहीं कहोगे, एग्जाम में कभी फेल होंगे ही नहीं मेरे पढ़ाए हुए से। तो चलिए बात करते हैं, मतदान का अधिकार कैसा अधिकार है? क्या ये फंडामेंटल राइट्स है? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है? क्या ये लीगल राइट्स है? या नन ऑफ दी? भैया ये तो कोई है ही नहीं, कौन सा है? तो चलिए बात करते हैं। तो क्या ये फंडामेंटल राइट है मतदान का अधिकार? नहीं है, ये तो चलो है ही नहीं। ये तो भैया ऑप्शन देखते ही करेक्ट मारो इस पर कि ये तो है ही नहीं। तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है? और पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, दूसरा भी नन ऑफ द। भैया कुछ ना कुछ तो है, जब पूछ रहा है कुछ ना कुछ तो। अब हो गए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और लीगल राइट्स। ठीक है, तो इसमें कहा गया है, पहले बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, ठीक है, तो हमारे संविधान में एक आर्टिकल है 326, 326 आर्टिकल। उसमें कहा गया है कि 18 प्लस आयु के नागरिकों, 18 प्लस आयु के नागरिकों को 18 प्लस आयु के नागरिकों को मतदाता सूची में नाम दर्ज किया जाएगा। 18 प्लस आयु के नागरिकों का नाम मतदाता सूची में दर्ज किया जाएगा, दर्ज किया जाएगा। ये कह रहा है आर्टिकल कौन सा? 326। 326 आर्टिकल क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 18 प्लस आयु के नागरिकों, ये ध्यान रखिए, सब ध्यान रखना है नागरिकों, 18 प्लस आयु के नागरिकों को
नागरिकों का नाम मतदाता सूची में दर्ज किया जाएगा। ठीक है, ये कह रहा है आर्टिकल 326। ठीक है, तो चलिए भैया ये हो गया। अब बात करते हैं लीगल राइट्स की। अब बात करते हैं लीगल राइट्स की, यानी कि लीगल राइट्स। ठीक है, इसमें क्या है, एक हमारे यहाँ कानून है आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। क्या है इसका फुल फॉर्म? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। हिंदी में कहें तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम ये क्या कहता है भैया? ये कहता है कि मतदान का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को होगा। ये क्या कहता है? आरपीए क्या कहता है? ये होगा मतदान का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति नहीं, प्रत्येक नागरिक को होगा। ये कह रहा है मतदान का अधिकार प्रत्येक नागरिक को होगा। तो देखिए अब हम आपको बताते हैं ये कौन सा, इसके बाद आप भूलेंगे नहीं, कभी भी आप ये क्वेश्चन आएगा तो आप भूलेंगे नहीं। मतदान का अधिकार कैसा अधिकार? फंडामेंटल राइट है ही नहीं, नन ऑफ दी है ही नहीं। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और लीगल राइट्स पे। ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि आर्टिकल 326, ये कह रहा है कि आर्टिकल 326 कि प्रत्येक नागरिक का 18 प्लस आयु के प्रत्येक नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज किया जाएगा। नंबर 1। नंबर लीगल राइट्स क्या कह रहा है? लीगल राइट्स कह रहा है कि रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल एक्ट कि प्रत्येक नागरिक को मतदान का अधिकार होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये 326 थोड़ा ध्यान से पढ़िए। इसमें ये कह रहा है, इसमें कह रहा है कि नाम दर्ज किया जाएगा, नागरिकों का मतदान सूची में नाम दर्ज किया जाएगा। ये क्या कह रहा है लीगल राइट्स? कि प्रत्येक व्यक्ति को मतदान का अधिकार होगा। तो इसमें दर्ज किया गया केवल नाम, लेकिन मतदान का अधिकार आपको कौन दे रहा है? आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट आपको मतदान का अधिकार दे रहा है। तो ये बात उठ के गई सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि ये व्यक्ति और नागरिक में आपका डिफरेंस बताऊंगा आगे आगे। इन्होंने कहा कि नागरिक का ये होगा लीगल राइट्स, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में जो कहा गया है वो करेक्ट है। ये व्यक्ति का लीगल राइट्स है। कौन सा है? ये व्यक्ति का लीगल राइट्स है। 326 में केवल नाम दर्ज करने की बात हुई है, उसमें केवल मतदान का अधिकार नहीं दिया गया है उसको। तो ये होगा लीगल राइट्स। उसमें कहा गया है, सीधे सीधे कहा गया है कि हर 18 प्लस आयु के प्रत्येक नागरिक को मतदान का अधिकार होगा। तो ये होगा लीगल राइट्स। क्या हो गया? अब आपको ध्यान रहेगा, ये हो गया लीगल राइट्स, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है। 326 में कहा गया है केवल मतदाता सूची में नाम दर्ज किया जाएगा, 18 प्लस आयु के नागरिकों का नाम मतदाता सूची में दर्ज किया जाएगा। चलिए, सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है? अब इसको बताइएगा। आरटीआई सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है? ये सूचना का अधिकार है, ये कैसा अधिकार है? ठीक है, तो इसमें क्या सूचना का अधिकार फंडामेंटल राइट है? नहीं है, नहीं है भैया, और ये भी नहीं है। अब उसमें बात फंस रही है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और आपका लीगल राइट्स में। तो क्या है? तो इसमें है आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कह रहा है, आर्टिकल कह रहा है 19। इसने क्या कहा है? 19 को 21 से जोड़ के देखा है, 19 और 21 को जोड़ दिया है, यानी कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको इसने कहा है कि आर्टिकल 19 में भैया कहा गया है कि सबको अपना उसमें 5-6 तरह की वो दिए गए हैं स्वतंत्रता, उन्होंने ये
कहा गया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। लेकिन लीगल राइट क्या कह रहा है, ये संसद में कानून बना है। लीगल राइट्स आरटीआई का एक कानून बना है। कब बना है, ये बना है 2005 में। आरटीआई कानून कब बना है, ये बना है 2005 में। ठीक है, इसमें क्या गया है कि हर भारतीय नागरिक को जो सार्वजनिक संस्था हैं, सरकारी संस्था हैं, सरकारी बॉडी हैं, जो उन्होंने आरटीआई एक्ट है उसमें मैं एक जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ, उसमें प्रत्येक नागरिक जो उसमें कर रहा है, जो काम कर रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने का अधिकार है। तो ये बात भी भैया सुप्रीम कोर्ट में पहुंची, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि जो संसद द्वारा प्रदत्त है वो करेक्ट है, यानी कि ये भी क्या है, ये भी लीगल राइट्स है। क्या है, ये लीगल राइट्स है। क्योंकि यदि आप उसको 19 से जोड़ेंगे तो 19 में तो बहुत आ गया। 19 को आप डिस्क्राइब करोगे, आर्टिकल 19 को, फंडामेंटल राइट 19 को, तो इतना कुछ आ जाएगा ना कि बहुत ज्यादा। आप उसको के आर्टिकल 19 में किताब बन जाएगी, इतने अधिकार आ जाएंगे हर एक। तो उसने कहा कि जो संसद द्वारा प्रदत्त है, संसद द्वारा कानून बनाया है 2005 का, वो करेक्ट है, वो बिल्कुल करेक्ट है। तो ये भी क्या है, ये है लीगल राइट्स। ये क्या है, लीगल राइट्स। तो अब चलिए नेक्स्ट। अब आगे विशेष संरक्षण। ये विशेष संरक्षण क्या होता है, ये विशेष संरक्षण कौन देता है और क्या होता है। ठीक है, विशेष संरक्षण क्या है, ये अब है संविधान द्वारा इसको विशेष संविधान को विशेष संरक्षण प्राप्त है। मूल अधिकार को संविधान द्वारा विशेष संरक्षण प्राप्त है। ये कैसा है भैया, विशेष संरक्षण क्या है, ये विशेष संरक्षण है जैसे कि आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में क्या हो गया है कि आप फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन होने पर कहाँ जा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 32 कहता है कि यदि किसी नागरिक का फंडामेंटल राइट्स का, नागरिक और व्यक्ति दोनों का यदि उनका फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है तो कहाँ जा सकता है, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सीधे ये कहाँ से आ सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। यदि फंडामेंटल राइट्स के अलावा और कोई राइट्स हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है या फिर लीगल राइट्स है, तो आप कहाँ जा सकते हैं, 226 से आप कहाँ जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। समझ में आ रहा है, आपका केवल फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन होने पर ही आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये कहता है आर्टिकल 32। कौन कहता है, ये कहता है आर्टिकल 32। कह सकता है, कहता है कि भैया आपका फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है तो आप सीधे नई दिल्ली और जाइए, एनवी रमना, वहाँ पर आप बैठे, वहाँ पर आप अपना व्यथा सुनाइए और जाइए कि भैया हमारा ये हो गया। लेकिन यदि आप फंडामेंटल राइट्स के अलावा कोई और राइट्स का आपका उल्लंघन हो रहा है तो वहां मत जाइएगा। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वहां का हाई कोर्ट, आपके हाई कोर्ट का दरवाजा आपके लिए खुला है कि आओ भैया और बताओ क्या दिक्कत है। तो ये आप 226 ये कहता है। ठीक है, अब इसमें आ भैया, इसमें संशोधन कैसे होगा, ये मूल अधिकार में, इसमें ये हो गया, ये दो, ये कौन सा है, ये विशेष संरक्षण का पार्ट 1 और ये आ गया पार्ट 2। ठीक है, इसका संशोधन कैसे होगा, फंडामेंटल राइट्स का संशोधन कैसे होगा, इसका संशोधन कैसे होगा, इसका संशोधन विशेष बहुमत से होता है। कौन से इसका होता है, विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत का क्या मतलब है, विशेष बहुमत का मतलब है सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत। ठीक है, सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत। ठीक है, उसके बाद उसका फिर 2/3, उसका फिर 2/3, ये होता है विशेष बहुमत से आप
फंडामेंटल राइट्स में संशोधन कर सकते हैं। कोई कोई फंडामेंटल राइट्स ये भी होता है कि सदन में जो जितनी संख्या है उनका बहुमत, उसका फिर 2/3 प्लस आधे राज्यों का बहुमत, 50 प्लस राज्यों का बहुमत, ये होता है आपका विशेष बहुमत। अब बात करते हैं, क्या फंडामेंटल राइट्स का निलंबन हो सकता है? जी हो सकता है। निलंबन क्या हो सकता है? ये इनका निलंबन हो सकता है, जी हो सकता है। कब हो सकता है? तो ये हो सकता है केवल 3 कारणों से। नंबर 1 युद्ध, नंबर 2 बाह्य आक्रमण, नंबर 3 सशस्त्र विद्रोह। युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह पर ही आप फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सकते हैं? उनका निलंबन कर सकते हैं, उनका निलंबन कर सकते हैं। यदि राष्ट्रपति कहें, हमारे माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी कहें कि भैया कल से अखबार नहीं निकलेगा 1 महीने तक, कल से अखबार नहीं निकलेगा 1 महीने तक, क्या वो कर सकते हैं? वो नहीं कर सकते हैं। अखबार नहीं निकलेगा 1 महीने तक, क्या वो कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्या बाह्य युद्ध हो रहा है? क्या युद्ध हो रहा है? क्या बाह्य आक्रमण हो रहा है? क्या सशस्त्र विद्रोह हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, तो वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि वो चाहें कि भैया 1 महीने तक जमीन की खरीद फरोख्त नहीं होगी, जमीन की खरीद फरोख्त नहीं होगी, तो क्या वो कर सकते हैं? हाँ, इसको कर सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट नहीं है, जमीन का मैटर फंडामेंटल राइट्स नहीं है। लेकिन अखबार बाकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसको प्रिंट मीडिया की स्वतंत्रता है, तो वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन जमीन का खरीद फरोख्त करने का वो बैन लगा सकते हैं, कि वो भैया कहें कि 2 महीने तक जमीन की खरीद फरोख्त नहीं होगी, तो ठीक है भैया नहीं होगी। यदि वो उन्होंने मना कर दिया, नहीं का मतलब है नहीं, तो इनका निलंबन कब हो सकता है? केवल आपातकाल में, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगे, युद्ध हो, बाह्य आक्रमण हो, सशस्त्र विद्रोह हो, तभी आप फंडामेंटल राइट्स को तभी आप फंडामेंटल राइट्स का क्या कर सकते हो? निलंबन कर सकते हो। कब? जब देश में आपातकाल लग रहा हो, तब आप फंडामेंटल राइट्स का राष्ट्रपति जी उनका निलंबन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे। अब इनकी देखते हैं विशेषताएं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको बच्चे रट लेते हैं कि बस छोड़ेंगे नहीं, आज तो बस रटेंगे। तो अब देखते हैं इनकी विशेषताएं। इसमें कहा है दे आर नॉट एब्सोल्यूट लाइक नेचुरल राइट्स। क्या है ये? नेचुरल राइट्स, यहाँ पर एल है ये नेचुरल राइट्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स असीमित नहीं है, असीमित नहीं है और ये निरपेक्ष भी नहीं है, निरपेक्ष भी नहीं है। ठीक है, इन आपको बोलने की स्वतंत्रता है, आर्टिकल 19 आपको बोलने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन आप असीमित नहीं है, किसी को गाली नहीं दे सकते हैं, राष्ट्र विरोधी नारे नहीं लगा सकते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार, ये नारे आप नहीं लगा सकते हो, भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार, ये आप नारे नहीं लगा सकते हो। ये एब्सोल्यूट है, ये असीमित है, ये निरपेक्ष है। ठीक है, इन पे आप इनको आप ऐसा मत समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया तो कुछ भी करें, कुछ भी किसी को गाली दें, एब्यूसिव लैंग्वेज बोलें, कुछ भी करें, तो ऐसा नहीं है। आप देश विरोधी नारे नहीं लगा सकते हो। ठीक है, आप किसी मूर्ति है कोई भी, उसको आप वहां पर खड़े होकर कुछ भी नहीं कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो ये एब्सोल्यूट है, ये असीमित है, ये निरपेक्ष है। ठीक है, ये नेचुरल राइट्स क्या क्या होते हैं? नेचुरल राइट्स
क्या होते हैं। तो इसलिए क्या होता है, नेचुरल राइट्स का एक थ्योरी दी है जॉन लॉक ने। किसने ये दी है? जॉन लॉक। इन्होंने क्या किया है कि ये इन्होंने क्या है कहा है कि ये अधिकार जो होते हैं ना, ये जन्म से ही होते हैं भैया। अधिकार जो हमको फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, ये जन्म से मिले होते हैं। दे आर ए नेचुरल राइट्स। उन्होंने कहा है दे आर नेचुरल राइट्स, दे आर नेचुरल राइट्स, ये जन्म से ही अधिकार मिले होते हैं। ठीक है। और इन्होंने कहा क्या क्या कहा है, राज्य इस पे प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। क्यों नहीं लगा सकता है भैया? के इन्होंने कहा है कि राज्य इस पे प्रतिबंध लगा नहीं सकता है, और ये सीमित नहीं है। ठीक है। इन्होंने कहा है कि राज्य ने इस पे प्रतिबंध नहीं लगा किया है, और राज्य ये मतलब सीमित नहीं है। तो इन्होंने कहा है, ये कहा है जॉन लॉक ने। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। दे आर एनफोर्सेबल जस्टिसेबल। इसका क्या मतलब है? दे आर एनफोर्सेबल और जस्टिसेबल, ये क्या है? ये प्रवर्तनीय है। इसका हिंदी में करें तो इसका है प्रवर्तनीय प्लस बाध्य योग्य है। प्रवर्तनीय और बाध्य योग्य है, न्यायालय द्वारा भी लागू होंगे। हमने आपको पहले बताया कि आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 क्या कहता है? आर्टिकल 32 कह रहा है कि भैया आपका फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन हो रहा है तो सीधे आप हमारे पास आइए। आर्टिकल 32 ये कहता है कि आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाइए। तो यही बात कहते, दे आर एनफोर्सेबल जस्टिसेबल, ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी लागू किए जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रवर्तनीय बाध्य योग्य हैं। तो इनका मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व का हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन इनको आप चैलेंज कर सकते हो। दे आर एनफोर्सेबल जस्टिसेबल होते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। मोस्ट ऑफ देम आर नेगेटिव इन कैरेक्टर, भाई सम आर पॉजिटिव। देखिए ये रहा नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव, ये बात समझने वाली है। ठीक है। नेगेटिव का मतलब क्या है, नेगेटिव का मतलब क्या है, और पॉजिटिव का मतलब क्या है? ठीक है। चोरी मत करो, यानी मैं हम कहें कि चोरी मत करो, ठीक है, तो इसमें क्या है? और एक है असहाय की सहायता करो, और क्या है? दूसरा सेंटेंस है असहाय की सहायता करो। चोरी मत करो और असहाय की सहायता करो। ठीक है। इसका क्या भैया? ये चोरी मत हो, बाकी तो गुड है भैया ये, और ये भी गुड है। तो इसमें निगेटिव कैसे है? जब बात हम कह रहे हैं कि ये निगेटिव है, तो ये निगेटिव कैसे है? चोरी मत करो, बात तो पॉजिटिव है, लेकिन अभिव्यक्ति का तरीका क्या है? निषेध मूलक है। अभिव्यक्ति का तरीका क्या है? अभिव्यक्ति का तरीका क्या है? यह है निषेध मूलक। अभिव्यक्ति का तरीका है आपका निषेध मूलक है। इसमें कहा गया है कि भैया क्या कहा गया है? इसमें कहा है कि चोरी मत करो। ये क्या है? निषेध मूलक। ठीक है। इसमें क्या कहा है? यदि हम देखें फंडामेंटल है, मोस्ट ऑफ द निगेटिव इन नेचर, उनकी प्रवृत्ति वो नहीं है, उनका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव है, लेकिन जैसे कि मैं बात करूं आर्टिकल 14 की, आर्टिकल 14 की बात कर रहा हूं। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। वंचित यानी कि वाक्य में क्या आ रहा है? नहीं, वाक्य में क्या आ रहा है? वाक्य में आ रहा है
नहीं, अभिव्यक्ति का तरीका कैसा है? निगेटिव। अभिव्यक्ति का तरीका कैसा है? निगेटिव। मोस्टली, मैं और नहीं कह रहा हूं, मोस्टली में ये नहीं शब्द इन्वॉल्व है। जैसे अगला एग्जांपल लेते हैं, या ये तो आर्टिकल हो गया 14। अब देखते हैं आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या कहता है भैया? आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। कोई विभेद नहीं करेगा। अभिव्यक्ति का तरीका कैसा है? निषेध मूलक। निगेटिव बात हो रही है कि ऐसा नहीं करेगा, वैसा नहीं करेगा। ठीक है, ये तो हो गया निगेटिव। ठीक है, अब आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल देखते हैं 16। आर्टिकल देखते हैं 16। ठीक है, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अवसर की समानता क्या होगी? होगी। इसमें नेगेटिव है? नहीं है, इसमें नेगेटिव नहीं है। तो कैसा है ये नेचर? ये कौन सा है? ये पॉजिटिव है, ये एफर्मेटिव है। ये कौन सा है? ये है आपका एफर्मेटिव। कौन सा है ये? नेचर कैसा है? ये नेचर है आपका पॉजिटिव। ठीक है, और देखते हैं, अब देखते हैं आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 क्या कह रहा है? आर्टिकल 17 क्या कह रहा है? अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और इसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा, जो कि होगा, जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। क्या होगा? दंडनीय होगा। कैसा है नेचर? नेचर पॉजिटिव है। नेचर पॉजिटिव है, नेचर निगेटिव है। नेचर क्या है? ये अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति क्या है? ये अभिव्यक्ति का तरीका कैसा है? निषेध मूलक है। अभिव्यक्ति का तरीका निषेध मूलक है। आर्टिकल 18, आर्टिकल 18 क्या कहता है? राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा। क्या? कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा। अभिव्यक्ति का तरीका कैसा है? निषेध मूलक है। अभिव्यक्ति का तरीका कैसा है? ये निषेध मूलक है। आर्टिकल 18 कहता है ये। तो यही बात कही गई है कि ये उसमें कहा गया है, आर्टिकल कौन से में? ये मोस्ट ऑफ देम आर नेगेटिव इन कैरेक्टर व्हाइल सम आर पॉजिटिव। मोस्ट तो नेगेटिव में, कुछ पॉजिटिव भी है। मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव का दोनों का एग्जाम्पल आपको दे दिया है। किसका? मैंने आपको पॉजिटिव और नेगेटिव का दोनों का आपको दे दिया है। अब देखते हैं, सम ऑफ देम आर अवेलेबल ओनली द सिटीजन व्हाइल अदर्स आर अवेलेबल टू ऑल। ठीक है, कुछ फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? कुछ फंडामेंटल राइट्स तो सिटीजन्स को होते हैं और कुछ होते हैं यानी कि विदेशियों को। वो कौन कौन से हैं? जैसे कि उन पर, इसका मतलब है कि कुछ जो नागरिक हैं उनसे भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन विदेशियों से भेदभाव किया जा सकता है। जैसे कि बात मैं करूं विदेशियों की, बात मैं कर रहा हूं विदेशियों की। ठीक है, विदेशियों को कौन कौन से आर्टिकल हैं, यानी कौन से राइट्स दिए गए हैं? 14, 21, 25। और जो हमारे सिटीजन हैं उनको तो ऑल है ही, ऑल है ही। अब इन पर क्या विभेद किया जा सकता है? जो विदेशी हैं क्या उनसे भेदभाव किया जा सकता है? हाँ, अब इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, इसमें क्या गया है कि इसमें कि जो विदेशी हैं क्या उनसे मतलब किया जा सकता है, विभेद किया जा सकता है? तो इसका एक लाइव एग्जांपल है। लाइव एग्जांपल क्या है? लाइव एग्जांपल है कि आपने वो आपने हुमायूं का टॉम यानी कि हुमायूं का मकबरा तो आपने देखा ही होगा। हुमायूं का मकबरा
तो आपने देखा होगा उसमें क्या है, उसमें क्या है कि उसमें यदि आप जाएंगे, उसमें आप जाएंगे तो जो नागरिक हैं, जो नागरिक हैं उनमें क्या है कि उनकी टिकट है 30 रुपये, ठीक है। लेकिन जो विदेशी आता है, ये वहां पर देखा गया है, उनकी टिकट है 500 रुपये, ठीक है। आर्टिकल 25 क्या कहता है, अंतःकरण और धर्म के आबाद रूप से मनाने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है, यानी कि ये कहा गया है, ठीक है। तो वहां पर जब आप हुमायूं के मकबरे में जाएंगे तो वहां पर आप नागरिक हो तो 30 रुपये दे दो भैया, यदि आप उनको पता लगा विदेशी हो तो 500 रुपये तक का भी चार्ज किया जाता है। तो उनमें ये वहां पर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ये होता है, ठीक है। तो ये रहा। अब चलते हैं पॉइंट नेक्स्ट। मोस्ट ऑफ देम आर अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट while some are fundamentals are available against the private individuals। अब आप इसको समझिए, ठीक है, इसको समझिए। मोस्ट ऑफ द अगेंस्ट द नेचर, मोस्ट ऑफ द अगेंस्ट द स्टेट, ये कहा गया है कि इसमें कुछ फंडामेंटल राइट किसके अगेंस्ट हैं, ये स्टेट के अगेंस्ट हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, स्टेट क्या होता है, ये राज्य क्या होता है, राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सब है, ठीक है। और नगर निगम, सरकार, डीएम, कलेक्टर, एसपी, सिपाही, चपरासी सब राज्य हैं, ठीक है। आर्टिकल 12 में जो लिखा है वो सब राज्य है, जैसे स्टेट, सेंट्रल, ठीक है, कोई संस्था, गवर्नमेंट संस्था है, ठीक है, ये सब आपके क्या है, स्टेट है। सिपाही है, बैंक है, नगर निगम है, रेलवे है, पोस्ट ऑफिस है, स्कूल है, सब आपके क्या है, ये राज्य है, ये राज्य, ठीक है। अब इसमें कहा गया है मोस्ट ऑफ देम आर अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट while some are fundamental are available against the private individuals। या क्या कहा गया है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स। तो चलिए इसको देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि आर्टिकल 16 क्या कहता है, आर्टिकल 16 क्या कहता है, आर्टिकल हम देखते हैं 16। आर्टिकल 16 कहता है सरकारी नौकरियों में भेदभाव नहीं होगा, सरकारी नौकरियों में भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। ये बात भैया बहुत अच्छी बात है, सरकारी नौकरियों में भेदभाव नहीं होगा, बहुत अच्छी बात है। क्या मेरा एक ट्रांसपोर्ट है, माना मेरे पास 10 गाड़ियां हैं, माना कि मेरे पास 10 गाड़ियां हैं, और उसमें मैं चाहूं कि मैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, पर्टिकुलर जाति, पर्टिकुलर धर्म के लोगों को ही मैं रिक्रूटमेंट करूंगा, अपने यहाँ जॉब दूंगा, तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा जो संस्था स्टेट नहीं है, मेरा वो संस्था, इसमें क्या गया, सरकारी नौकरियों में भेदभाव नहीं होगा। तो मेरा कोई सरकारी तो नहीं है, मेरे यहाँ 10 गाड़ियां हैं, मेरे यहाँ माना के 10 कार हैं, उन पर जरूरत है स्टाफ की, तो मैं चाहूंगा कि मैं विशेष लिंग, विशेष जाति, विशेष धर्म, विशेष त्वचा, विशेष कंट्री, विशेष क्षेत्र, विशेष स्टेट के लोगों को ही अपने यहाँ रोजगार दूंगा। तो ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं बिना हेजिटेशन के कर सकता हूँ। लेकिन आर्टिकल 17 क्या कहता है भैया, आर्टिकल 17 क्या क्या कहता है, ये आर्टिकल 17 क्या कहता है, ये कहता है अस्पष्टता। यदि आप डीएम ऑफिस में गए, आप डीएम ऑफिस में गए, वहां आप मतलब अस्पष्टता नहीं कर सकते हो, वहां आप ऐसे अनटचेबिलिटी नहीं कर सकते। लेकिन यदि आप मंदिर गए, वहां भी आप अनटचेबिलिटी नहीं कर सकते। स्कूल गए, आपका चाहे प्राइवेट स्कूल है, वहां पर आप किसी नीची जात के बच्चों को आप नहीं कर सकते हो। आप आइए, ऊंची जात के बच्चे बैठेंगे यहाँ और कोई एक पर्टिकुलर कास्ट के बच्चे बैठेंगे वहां पर, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये स्टेट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट दोनों पर लागू होगा। आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 17।
तो कुछ तो उसमें यही बात कही गई है, मोस्ट ऑफ देम आर अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट व्हाइल सम फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल्स ऑल्सो। इसमें यही बात की गई है, यानी कि आर्टिकल 16 केवल सरकारी नौकरी में भेदभाव नहीं होगा। लेकिन मेरे यहाँ पर सरकारी थोड़ी है, मेरे यहाँ पर गाड़ियाँ हैं, मैं उन पर स्टाफ रखूंगा, एक विशेष जाति धर्म लिंग त्वचा के व्यक्ति या फिर जिसको भी वो मेरी मर्जी है, मैं कर सकता हूँ। लेकिन आर्टिकल 17 कहता है कि ये प्राइवेट और स्टेट यानी प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों पर आप अनटचेबिलिटी, आप अस्पृश्यता नहीं फैला सकते हो, चाहे आपका प्राइवेट है चाहे आपका गवर्नमेंट है, चाहे आपका डीएम ऑफिस है, चाहे एसएसपी ऑफिस है, चाहे सीएम ऑफिस है, पीएम ऑफिस है, चाहे एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप ये हर जगह लागू है। चाहे प्राइवेट आपका स्कूल है, आप उच्च जाति के बच्चों को अच्छी जगह पंखे में, माना सपोज दैट पंखे में, और जो निम्न जाति के लोग हैं उनको आप गर्मी में नहीं रख सकते हो, आप वहाँ पर अनटचेबल नहीं करते हो भैया इनसे टच होंगे, ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये दोनों पर लागू होगा। ये ही हमारे संविधान की खूबसूरती है, यही हमारे संविधान की बहुत खूबसूरती है। तो इस लेक्चर को मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ, और अब मैं नेक्स्ट मेरा जो होगा वो आर्टिकल 12 से होगा। 12 से 35 मैंने आपको शुरू में बताया कि 12 से 35 हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। अब जो मैं स्टार्ट करूंगा फंडामेंटल राइट्स में, ये मैंने बेसिक आपको बता दिया है। मैं जानता हूं कि ये अभी तक नॉलेज आपके लिए न्यू नॉलेज होगी, इतना डीपली मैंने जाके बताया है। ठीक है, अब मैं जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा आर्टिकल 12 14, यानी कि मैं 5 से 6 वीडियो बनाऊंगा इस पर, 5 से 6। तो अब नेक्स्ट वीडियो होगा आर्टिकल 12 से स्टार्ट होगा। तो इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया होगा। इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखते रहिए। ठीक है, इसके साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।